जय हिंद दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल D2M यानी डायरेक्ट टू माइंड एजुकेशन में स्वागत है। दोस्तों, ये बिहार एसएससी इंटर स्तरीय का टेस्ट सीरीज नंबर 9 है, जो कि द प्लेटफॉर्म यानी रुक्मणी पब्लिकेशन से लिया गया है। आप सबको पता है कि हमारे चैनल पर अभी लगातार दो बुक को कवर किया जा रहा है, जिसमें एक तो खान सर का बुक है और दूसरा द प्लेटफॉर्म यानी रुक्मणी पब्लिकेशन का है। वॉल्यूम 1 खान सर का ऑलरेडी समाप्त हो चुका है, ये वॉल्यूम 2 है। साथ ही साथ जो है बीएसएससी प्रीवियस ईयर का भी सारे क्वेश्चन कराए गए हैं। सारे वीडियोस को आप देखना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट से जाकर के देख सकते हैं। साथ ही इस वीडियो का पीडीएफ पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक कर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए और वहां से आप वीडियो का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। आइए हम एक एक करके प्रश्नों को देखेंगे। प्रश्न संख्या 1 से। एक चीज़ और मैं बात बता दूं कि खान सर का 1 से 2 दिन में सेट प्रैक्टिस खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम तुरंत एएलपी को ध्यान में रखते हुए, टेक्नीशियन को ध्यान में रखते हुए और भी एग्जाम्स आने वाले हैं, सबको देखते हुए साइंस का एक सेक्शन लेकर के चलेंगे। एक तो टेस्ट सीरीज जो होगा वो जीके जीएस का होगा, जो कि नॉर्मल होगा, जिसमें करंट अफेयर और साइंस तो होंगे ही। एक स्पेशल साइंस का चलेगा जो कि जनरल, जो कि चैप्टर वाइज होगा। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। आइए हम एक करके प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न से संख्या 1 कहता है कि दिल्ली और पटना के बीच चलने वाली गर्म शुष्क पीड़ादायक पवनों का नाम बताइए। तो आपका इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, लू। उसको क्या कहते हैं? लू। ध्यान में रखेंगे, लू जो होता है उत्तरी मैदान में पंजाब से लेकर के ये बिहार तक चलने वाले शुष्क एवं पीड़ादायक पवन है। ठीक है। लू का टेम्परेचर होता कितना है जनरली? तो लू का टेम्परेचर जो होता है वो 38 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 49 डिग्री सेल्सियस होता है। साथ ही साथ ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली शुष्क हवाएं, जिसे आप लू कहते हैं, उत्तरी भारत में मई के अंतिम सप्ताह से जून के मध्य तक लगभग चलती है। इस चीज को ध्यान में रखना है। इस अवधि में कर्नाटक और केरल में होने वाली वर्षा को हम फूलों का बौछार भी कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। तो जो ग्रीष्मकालीन अवधि में जो चलती है वो कर्नाटक और केरल में, उसको हम फूलों का बौछार कहते हैं। एक है काल वैसाखी। तो काल वैसाखी जो होता है दोस्तों, वो असम और पश्चिम बंगाल में बैसाख के महीने में शाम के चलने वाली विनाशकारी वर्षा युक्त पवनें होती हैं। एक बच गया आम्र वर्षा। तो आम्र वर्षा जो जनरली होता है वो तमिलनाडु के क्षेत्र में चलता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न, भारत सरकार ने किस केंद्रीय लोक उपक्रम को 12 अक्टूबर 2023 को नवरत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस लिमिटेड को। वैसे तो इसे 12 अक्टूबर 2023 को मिला, बाकी और राइट्स लिमिटेड को भी अक्टूबर 2023 में ही नवरत्न का दर्जा मिला था। बाकी सारे के सारे इसमें नवरत्न कंपनियां हैं। तो करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, जो कि करनाल में है, के द्वारा तैयार की गई भारत की पहली क्लोन मादा बछड़े का नाम क्या है? तो करनाल के द्वारा जो मादा बछड़े को तैयार किया गया है उसके क्लोन का नाम है क्या नाम है दोस्तों? उसका नाम है गंगा। क्या नाम है? गंगा। जबकि पहला क्लोन जो कि भेड़ बनाया गया था उसका नाम क्या था दोस्तों? नोट करिएगा, डॉली। और एक चाइना जिन्होंने पहला क्लोन जंगली आर्कटिक भेड़िया बनाया है, जिसका नाम क्या है? उसका नाम है माया। इसको नोट करिएगा। तो इसको करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता स्थल भारत में मौजूद नहीं है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा 4 का? ऑप्शन नंबर 3, वलासिया जो है ये भारत में स्थित नहीं है। ध्यान में रखिएगा। तो ये है कहाँ? तो वलासिया जैव विविधता हॉटस्पॉट दक्षिण पूर्व एशिया में सुंडा और साहुल के बीच में है। कहाँ? सुंडा और साहुल के बीच में ये है। अच्छा, जैव विविधता की बात आती है तो जैव विविधता पर 1992 ईस्वी में, नोट करिए, मैं जो भी फैक्ट बता रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैव विविधता पर 1992 के पृथ्वी सम्मेलन के दौरान विभिन्न राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किया था। वर्ष 1992 में हस्ताक्षरित अंतर्राष्ट्रीय समझौता पर पहला जैव विविधता सम्मेलन कहलाता है। ध्यान में रखिएगा। अच्छा, ये तो सही है। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो जैव विविधता दिवस जो है दोस्तों 22 मई को मनाया जाता है। ये चीज़ को नोट करिए। जैव विविधता सम्मेलन जो होता है प्रत्येक 2 वर्ष पर किया जाता है। कितने वर्ष पर? प्रत्येक 2 वर्ष पर। ये सब तो क्लियर हो गया। अच्छा, बताइए कि भारत में टोटल कितने जैव विविधता यानी हॉटस्पॉट स्थल है? तो टोटल है 4। कौन कौन? जरा देख लीजिए। तो एक तो हिमालय क्षेत्र हो गया, दूसरा पश्चिमी घाट एवं श्रीलंका जैव विविधता स्पॉट हो गया, तीसरा जो हो गया वो इंडो वर्मा हो गया, और चौथा जो है दोस्तों वो सुंडा लैंड हो गया। क्या है?
सुंडालैंड। तो ये सब इतनी जैव विविधता से संबंधित प्रश्न थे जो कि इंपॉर्टेंट फैक्ट को मैंने बताया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। कहता है कि राजस्थान के अलवर से होकर गुजरने वाला अक्षांश से होकर भी गुजरता है, यानी किस से होकर के भी गुजरता है, तो 27 डिग्री जो राजस्थान के अलवर से होकर गुजरती है, उस 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है वो राजस्थान के अलवर से होकर के गुजरती है, और वही रेखा सिक्किम के गैंगटॉक से भी होकर के गुजरती है, यानी ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 भारत के किस राज्य में स्थित है, तो आंसर लगाएंगे केरल। यानी राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या, इसका मतलब क्या है, नेशनल वाटरवे, NW। अच्छा, तो नेशनल वाटरवे कहाँ कहाँ से होकर के गुजरती है, तो नेशनल वाटरवे जो है दोस्तों यूपी, नोट करिएगा, नेशनल वाटरवे 1 की बात कर रहे हैं, यूपी, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल से होकर के गुजरती है। जबकि नेशनल वाटरवे 2 की हम बात कर लें तो ये कहाँ से होकर के गुजरती है, असम, जिसको आप सदिया धुबरी के नाम से भी जानते हैं, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर है। और नेशनल वाटरवे 3 की हम बात कर लें तो ये कहाँ कहाँ से होकर के गुजरती है, जिसका भी प्रश्न में किया है आपको, तो ये केरल से होकर गुजरती है। नेशनल वाटरवे 4 की बात कर लें तो नेशनल वाटरवे 4 जो है आंध्र प्रदेश, नोट करिए, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पुडुचेरी से होकर के ये गुजरते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश की भूमि सीमा भारत से जुड़ी हुई नहीं है, तो भूमि सीमा की बात कर रहा है तो आंसर लगाएंगे तजाकिस्तान, बाकी म्यांमार, चाइना, बांग्लादेश, ये भारत से जुड़ती है। अगर हम बात कर ले कि भारत का जलीय सीमा या समुद्री सीमा से संबंध टोटल सदस्य देशों की संख्या कितनी है, तो टोटल 7 देश ऐसे हैं जो कि जलीय सीमा या समुद्री सीमा से इंडिया से कनेक्ट होती है। वो कौन कौन है, एक तो पाकिस्तान आपको मिल जा रहा है, नोट करिएगा ये सब, एक पाकिस्तान, दूसरा मालदीव, तीसरा श्रीलंका, चौथा बांग्लादेश, पांचवा म्यांमार, छठा थाईलैंड और सातवां जो है वो इंडोनेशिया है, जो कि समुद्री सीमा से संबंधित है। और वैसे कंट्री जो जल और स्थल दोनों से लगते हैं उसकी संख्या कितनी है, तो उसकी संख्या है 3। कौन कौन, बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया और पाकिस्तान हो गया। ये जल और स्थल दोनों से लगते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। कहता है कि निम्नलिखित में से वर्तमान में भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन से हैं, तो आंसर लगाएंगे अमूल मजमूदार। अच्छा, रोजर बिनी कौन है, तो रोजर बिनी जो है वो BCCI के अध्यक्ष हैं। और रविंद्र वांसटू कौन है, तो रविंद्र वांसटू जो हैं वो भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम के कोच हैं। जबकि आधो अर्जुन कौन है दोस्तों, तो ये बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से दूसरा उच्च भारतीय नागरिक सम्मान कौन सा है, तो 1 नंबर पर कौन आ जाता है, भारत रत्न, दूसरे नंबर पर आ जाता है कौन, पद्म विभूषण, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरे नंबर पर पद्म भूषण और चौथे नंबर पर पद्मश्री। अगला प्रश्न, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाने वाला एक पुरस्कार है, तो सही आंसर हो जाएगा 10 का ऑप्शन नंबर 1, साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाला ज्ञानपीठ पुरस्कार है। तो अच्छा, आइए हम इसका ऑपरेशन करते हैं थोड़ा सा। यह भारत का सबसे सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। और इसकी स्थापना की अगर हम बात कर ले ज्ञानपीठ पुरस्कार की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1961 ईस्वी में, ठीक है। अच्छा, प्रथम ज्ञानपीठ सम्मान किसे और कब मिला था, तो प्रथम ज्ञानपीठ सम्मान जो है दोस्तों 1965 ईस्वी में जी शंकर कुरूप को मिला था। किसे मिला था, जी शंकर कुरूप को सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अच्छा, ये दिया कहाँ से जाता है, किस भाषाओं में दिया जाता है, तो यह पुरस्कार जो है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में टोटल भाषाओं की संख्या कितनी है, 22 भाषाओं और अंग्रेजी के लेखकों को दिया जाता है। ध्यान में रखिएगा, इतना तो कंफर्म है। इसके बाद हम बताते हैं आपको कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन बनी, तो पहली महिला थी आशा पूर्णा देवी, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1। ये सब मैं जो भी फैक्ट बताया हूँ सारे के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगला प्रश्न है कि पूर्वोत्तर के किस राज्य में पहला मेडिकल कॉलेज अक्टूबर 2023 में खुला है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, नागालैंड में। 12 नंबर प्रश्न है कि वर्ष 2024 में आयोजन होने वाले 109वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का मेजबानी कौन करेगा, तो आंसर लगाएंगे लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। यह है कहाँ, तो यह है पंजाब में, इसको नोट करिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है।
13 नंबर प्रश्न है कि किस तमिल लेखिका को सूर्यवंशम के लिए सरस्वती सम्मान 2023 के सम्मान से अक्टूबर 2023 में सम्मानित किया गया? वीवीआई क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। और ये क्वेश्चन आपसे 2 बार पूछ चुका है, मैंने दोनों बार सेट में कराया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स से सूर्यवंशम, स से शिव शंकरी लगाइए, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने डैश को यानी किस तिथि को एनबीएफसी या फिर एमएफआई, ठीक है, के लिए एक व्यापक नियामक ढांचा पेश किया था? आंसर लगाएंगे 2 दिसंबर 2011 को। अगला प्रश्न है कि देश की पहली डिजिटल एड्रेस सिटी कौन होगी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इंदौर, जो कि सबसे मध्य प्रदेश का एक बड़ा शहर है, जो कि स्वच्छता सूचकांक में शीर्ष पर लगातार ये बना हुआ है, ध्यान में रखिएगा। सबसे स्वच्छ शहर माना जाता है इंदौर को, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें त्रिभुज के लिए नियमों का उल्लेख है। वीवीआई क्वेश्चन है, नोट करिएगा। और हम इससे भी थोड़ा सा ऑपरेशन कर देते हैं इसका। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि त्रिपिटक आपको दिमाग में आ रहा होगा, तो इसका ये आंसर गलत है। त्रिपिटक जो है वो मुख्य जो है बौद्ध साहित्यिक ग्रंथ है, इसमें कोई संदेह नहीं है, जिसकी संख्या 3 है त्रिपिटक में। 1 नंबर पर सुत्त पिटक आता है, दूसरा अभिधम पिटक और तीसरा जो है वो विनय पिटक है। अच्छा, सुत्त पिटक है क्या? तो सुत्त पिटक की जो रचना है वो प्रथम बौद्ध साहित्य में आनंद के द्वारा किया गया सुत्त पिटक की रचना, ठीक है। सुत्त पिटक में बुद्ध के उपदेशों का वर्णन है। पूछता है आपसे क्वेश्चन, सुत्त पिटक में क्या है? तो बुद्ध के उपदेशों का वर्णन है। जबकि विनय पिटक की रचना उपाली ने की थी। विनय पिटक की रचना किसने की थी दोस्तों? उपाली ने की थी, ठीक है। विनय पिटक में संघ के आचरण और नियमों का उल्लेख किया गया है। बच गया क्या है? अभिधम पिटक। तो अभिधम पिटक की रचना जो है तृतीय बौद्ध संहिता में किया गया, जिसमें जो है बुद्ध के दार्शनिक विचारों का संकलन किया गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर 2। ये सब क्वेश्चन पूछता है कि बताइए कि कौन सा विचार या फिर किसने इसकी रचना की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? आंसर लगाइए ऑप्शन नंबर 2 दिल्ली में। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है कि आनंद वन स्थापित करने के लिए कौन विख्यात है? आंसर लगाएंगे बाबा आमटे जो है आनंद वन की इन्होंने शुरुआत की थी 1949 ईस्वी में, जबकि वास्तविक रूप से 1952 ईस्वी में जो है दोस्तों संस्थागत रूप दिया गया। स्थापना शुरुआत की थी 1949 में, लेकिन संगठित संस्थागत का रूप दिया गया 1952 ईस्वी में। अच्छा, बाबा आमटे का मूल नाम क्या था? तो बाबा आमटे का मूल नाम था डॉक्टर मुरलीधर देवीदास। क्या नाम था? डॉक्टर मुरलीधर देवीदास। जबकि देवीदास इनके पिता का नाम था, जिन्होंने अपने प्यार से जो है अपने बेटे को यानी बाबा आमटे को बाबा कह करके पुकारते थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो पढ़ ले जरा, अमीर खुसरो सरोद, यही गलती मिल गया। अमीर खुसरो बल्कि सरोद से नहीं बल्कि सितार और तबला से संबंधित है, जिन्हें तूतीय हिंद के नाम से भी जाना जाता था। क्या? तूतीय हिंद के भी नाम से जाना जाता था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न, वर्ष 2026 में हॉकी पुरुष विश्व कप का आयोजन किस देश में होगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बेल्जियम और नीदरलैंड में। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षक विक्टोरिया मेमोरियल डैश कहाँ स्थित है? तो विक्टोरिया मेमोरियल का जिक्र आता है, तो आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 1 वेस्ट बंगाल यानी कोलकाता में। अच्छा, ये बताइएगा जरा 1921 ईस्वी में हालांकि इसकी आधारशिला हुई थी 1906 ईस्वी में रखी गई थी, लेकिन 1921 ईस्वी में ये जो है दोस्तों ये स्मारक इंग्लैंड की रानी विक्टोरिया को समर्पित है, जो कि इसका स्थापना कब हुआ था? 1921 ईस्वी में। ध्यान में रखेंगे और चीज़, मार्बल पैलेस क्या है? मैंने बोला मार्बल पैलेस, नोट करिएगा। सेंट पॉल कैथेड्रल, फोर्ट विलियम, ये सब सारे के सारे जो हैं वो कहाँ स्थित हैं? कोलकाता में स्थित है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, 37 नंबर प्रश्न है कि नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो आंसर लगाएंगे मत्स्य उत्पादन से, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कि माउंट एवरेस्ट जो है वो नाम किसके नाम पर रखा गया था? सही आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 3 भारत के एक महासर्वेक्षक के नाम पर माउंट एवरेस्ट रखा गया था। अच्छा, ये बताएंगे जरा कि माउंट एवरेस्ट का नाम जो था सबसे पहले क्या था? तो 1865 ईस्वी के पहले माउंट एवरेस्ट को पीक 15 के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था?
पीक 15 के नाम से जाना जाता था। जब जॉर्ज एवरेस्ट ने पहली बार एवरेस्ट की ऊंचाई एवं लोकेशन बताई थी, उन्हीं के नाम पर जो है इसका नाम माउंट एवरेस्ट रखा गया। इसकी ऊंचाई की बात कर ले तो याद करने का तरीका, जो लोग नए होंगे, कनेक्ट हुए होंगे, अगर उनको याद नहीं होगा तो माउंट एवरेस्ट का ऊंचाई जानने का तरीका याद रखिएगा। ऐसे तो आप जानते हैं 1848 मीटर इसकी ऊंचाई है, बट याद रखने का तरीका है 8848। क्या, एक बार बोल करके देख लीजिए, याद हो जाएगा। 8848 इसकी ऊंचाई है, ध्यान में रखिएगा। अच्छा, सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर चढ़ा कौन था, तो तेनजिंग नार्गे और एडमंड हिलेरी ने। ये सब सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगर महिला में बात कर ले तो महिला में सबसे पहले माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली महिला कौन थी विश्व की, तो ये जापान की जुनको तेबई थी। कौन थी ये, जुनको तेबई। जबकि इंडिया में बात कर ले तो इंडिया की सबसे पहले जो थी महिला थी बछेंद्री पाल, और 2 बार एवरेस्ट फतह करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बनी थी, तो संतोष यादव। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऋणी को समपार्श्विक की कमी समस्या को दूर करने में सहायता करता है। सही आंसर लगाएंगे 39 को, ऑप्शन नंबर 1 स्वयं सहायता समूह। अगला प्रश्न, किसी शास्त्रीय अर्थशास्त्री ने निम्नलिखित में से, किस लिखा हुआ है, किस शास्त्रीय अर्थशास्त्री ने निम्नलिखित वाक्यांश को लोकप्रिय बनाया। यानी स्टेटमेंट क्या है, तो प्रत्येक से उसकी क्षमता के अनुसार, प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के अनुसार। तो ये स्टेटमेंट किसने दिया था, आंसर लगाएंगे कार्ल मार्क्स ने। अगला प्रश्न है कि चेंचू जनजाति विद्रोह दक्षिण भारत की किस क्षेत्र का जनजाति विद्रोह था। VVI क्वेश्चन एकदम छाप लीजिए, जहां छापना है छाप लीजिए। तो आंसर हो जाएगा इसका आंध्र प्रदेश से इसका विद्रोह था। अच्छा, ये हुआ कब था, तो 1921 से 22 के दौरान जो है दोस्तों, के हनुमंथु, क्या है, 1921 से 22 के दौरान के हनुमंथु के नेतृत्व में यह विद्रोह जो है वो अंग्रेजों के खिलाफ शुरुआत हुई थी। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। और था क्या, तो चेंचू विद्रोह जो है वो नालमल्ला पहाड़ी के क्षेत्र पर अंग्रेजों के बढ़ते प्रभाव एवं नियंत्रण के विरुद्ध में ये हुआ था। ध्यान में रखिएगा। चेंचू जनजाति सिर्फ आंध्र प्रदेश ही में नहीं बल्कि तेलंगाना, कर्नाटक और उड़ीसा राज्यों में भी पाया जाता है, चीज को ध्यान में रखिएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, पुष्यमित्र जो कि एक अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ का सेनापति था, ने और राजा की हत्या कर दी और एक नए राजवंश की स्थापना की। निम्नलिखित में से उसका वंश क्या था। ये मौर्य वंश का अंतिम जो शासक था बृहद्रथ था, इसी की हत्या करके इन्होंने, पुष्यमित्र ने शुंग वंश की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। एक इन्होंने स्तूप का भी निर्माण करवाया था जिसका नाम था भरहुत स्तंभ। क्या है, स्तूप, क्या है, भरहुत स्तूप। इसका इन्होंने निर्माण करवाया था। शुंग वंश की बात आ जाती है तो बताइए शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था, तो शुंग वंश का अंतिम शासक था देवभूति। ये सब नोट करिएगा। अगला प्रश्न देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर। अगला प्रश्न है कि शिक्षा की वर्धा योजना कब लाया गया था। तो शिक्षा की वर्धा योजना ही सिर्फ नहीं आप याद रखिए, बल्कि इसको अन्य नाम से भी जाना गया। यह 1937 में तो लाया गया था, जो कि महात्मा गांधी ने अपने पत्र द हरिजन, किसमें, द हरिजन में लेखों की एक श्रृंखला प्रकाशित की और उसके माध्यम से एक शिक्षा योजना प्रस्तुत किया जिसे भौगोलिक शिक्षा अलग अलग नामों से जाना गया। उसमें नाम क्या था, मौलिक शिक्षा या आधारभूत शिक्षा, गांधी शिक्षा योजना या बुनियादी शिक्षा या फिर वर्धा शिक्षा। ये सब सारे के सारे उसको नाम से जाना गया। तो आप याद रखेंगे, सबकी जो बात आएगी तो आंसर लगाएंगे 1937 ईस्वी, करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष में किया गया था। तो विलियम जोन्स के द्वारा जो है 1784 ईस्वी में इसकी स्थापना किया गया था। कहाँ तक में, कोलकाता में। विलियम जोन्स कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट के ये जज रहे थे, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस स्थल से प्रथम खेत यानी कृषि भूमि की साक्ष्य मिला है। आंसर लगाएंगे मेहरगढ़। 45 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 मेहरगढ़। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 61 क्या निकल करके आता है। 61 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 क्या कहलाता है। कहता है तो आंसर लगाइए ऑप्शन नंबर 2 राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है। इसके तहत जो है महाभियोग लगा के राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान का कौन सा भाग वित्त, संपत्ति, अनुबंध और मुकदमे यानी सूट से संबंधित है। तो आंसर लगाएंगे भाग 12, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। जबकि संविधान के अनुच्छेद 264 से लेकर के 300
के क तक वित्त, संपत्ति, अनुबंध और मुकदमे आदि का वर्णन किया गया है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। अच्छा, और भी ध्यान में रखेंगे, इसमें जो भाग 9 की चर्चा की गई तो भाग 9 में क्या है? तो भाग 9 में पंचायती राज का उल्लेख है, जबकि भाग 10 में जो है दोस्तों वो क्या है? तो इसमें अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्र का वर्णन किया गया है, जबकि भाग 8 में जो है वो संघ राज्य के क्षेत्र का वर्णन किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न कि ब्रिटेन के किस कानून के द्वारा भारतीय प्रतिनिधियों को भारतीय विधान परिषदों, इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल के चुनाव में पहली बार सीटों का आवंटन किया गया था? वीवीआई क्वेश्चन है, ध्यान में रखेंगे तो आंसर लगाएंगे 63 का ऑप्शन नंबर 2, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। अगला प्रश्न है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के किस वर्ष किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में आंग्ल नेपाल युद्ध लड़ा गया था? तो 64 का आंसर लगाएंगे दोस्तों लॉर्ड हेस्टिंग्स, ऑप्शन नंबर 2, लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से लेकर के 1816 के बीच में हुई थी। इसमें नेपाल के अमर सिंह थापा को आत्मसमर्पण करना पड़ा था। अब नेपाल का जिक्र आया था तो ध्यान में रखेंगे, आया है तो पृथ्वी नारायण सिंह, एक नाम आता है, क्या है? पृथ्वी, नोट करिएगा, पृथ्वी नारायण सिंह, पृथ्वी नारायण शाह, सॉरी माफ कीजिएगा, सिंह नहीं शाह है। पृथ्वी नारायण शाह को आधुनिक नेपाल का संस्थापक भी माना जाता है, ध्यान में रखिएगा। एक और नाम आपका आ रहा होगा लॉर्ड एमस्ट। तो लॉर्ड एमस्ट जो था दोस्तों कि इनके समय में प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध हुआ था, जिसका सेशन क्या रहा था? तो 1824 से लेकर के 1826 तक ये युद्ध चला था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। मैं जो भी फैक्ट बता रहा हूँ बेहद ही इंपॉर्टेंट है, एक ही चीज को हम बार बार रट रहे हैं, आप सब भी अच्छे से पढ़िए, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 63 नंबर 65 नंबर कहता है कि म्यांमार की आधिकारिक भाषा क्या है? तो म्यांमार, जिसका पुराना नाम क्या था? बर्मा। तो बर्मा से आप बर्मी लगाइए, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न क्या कहता है, देखिए, कहता है कि जून 2020 में गैरसैंण, क्या है? गैरसैंण को किस राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में घोषित किया गया? आंसर लगाएंगे उत्तराखंड को। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस लिपि को ईरानी लिपि का पंजाबी संस्करण माना जाता है? सही आंसर हो जाएगा शाहमुखी लिपि को। अगला प्रश्न है कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुच्छेद 243H के अनुसार किस राज्य की विधानमंडल निम्न निधि से पंचायतों को सहायता अनुदान देने का प्रावधान कर सकता है? तो 68 का आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 3, और राज्य के संचित निधि के हिसाब से। अगला प्रश्न है कि बिहार सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 3, इस योजना में 80 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के वृद्धजन को 400 रुपये मासिक पेंशन दिया जाएगा। ये गलत है, बाकी सारे के सारे स्टेटमेंट सही है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 70 क्या कहता है? 70 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि मानव विकास रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 3, यूएनडीपी के द्वारा। अच्छा, यूएनडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूएनडीपी का फुल फॉर्म जो होता है दोस्तों क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। अच्छा, यूएनडीपी का गठन हुआ कब था? तो 1965 ईस्वी में इसकी गठन हुई थी, जबकि इसका मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में। नोट करिएगा, सबसे पहले मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित कब किया गया था? मैंने पहले भी क्वेश्चन में बताया है, तो 1990 ईस्वी में सबसे पहले मानव विकास रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न क्या कहता है? कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहता है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना महालोनोविस के विचारों पर आधारित थी। बिल्कुल सही। महालोनोविस ने कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की तथा सांख्य नामक एक जर्नल निकाला। बिल्कुल सही है। अब कहता है कि कौन सा कथन असत्य है? ये दोनों में से दोनों कोई असत्य नहीं है, तो आंसर लगाएंगे 71 का ऑप्शन नंबर 4, न तो 1 और ना ही 2। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, कहता है कि हाँ, भारत सरकार द्वारा चलाए गए मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 1, बच्चों और गर्भवती महिलाओं के प्रतिरक्षण से। अगर आपको सीधा सीधा टीकाकरण दे देता तो आप आंसर लगा करके चले जाते। आंसर हो जाएगा 1 नंबर। अगला प्रश्न, प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कब नागौर यानी राजस्थान में पहला ग्राम पंचायत का उद्घाटन किया था? सही आंसर लगाएंगे 73 का ऑप्शन नंबर 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को। अगला प्रश्न है कि पुरुषों के 1983 विश्व कप क्रिकेट फाइनल में मैन ऑफ द मैच
निम्नलिखित में से किसे घोषित किया गया था? जो 74 का आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 2 मोहिंदर सिंह अमरनाथ को। अच्छा, ये हुआ कहाँ था? तो इंग्लैंड और वेल्स में आयोजित किया गया था ये वर्ल्ड कप को, ध्यान में रखिएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने किस एक्ट या अधिनियम के खिलाफ लड़ने और सत्याग्रह शुरू करने का फैसला किया था? सही आंसर क्या हो जाएगा 75 का? ऑप्शन नंबर 1 रॉलेट एक्ट 1919 के खिलाफ। इसमें क्या था? तो इसमें जो है ऐसा यह रूल था जिसमें केवल बिन शक के आधार पर लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता था और काल कोठरी में बंद कर दिया जाता था। इस कानून को काला कानून के भी नाम से जाना गया, या फिर बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील के भी कानून के नाम से जाना गया था। ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इसका आंसर तो 1 नंबर हो जाएगा। गांधी जी ने रॉलेट एक्ट सत्याग्रह के लिए 3 राजनीतिक मंचों का उपयोग किए थे। वो कौन कौन थे? एक तो था होम रूल लीग, दूसरा खिलाफत और तीसरा सत्याग्रह सभा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है 91 नंबर, कहता है कि भारत के उस वायसराय का नाम बताइए जिसका संबंध भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान विवादास्पद इल्बर्ट बिल से था। एकदम वीवीआई क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक और हम भी लगा दे, ट्रिपल स्टार लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब भी विवादा इल्बर्ट बिल की बात है तो आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 1 लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन का जो कार्यकाल रहा था वो 1880 से 1884 ईस्वी तक रहा था। इन्होंने ही इल्बर्ट विधेयक को प्रस्तुत किया था। विधेयक में क्या था कि फौजदारी दंड व्यवस्था प्रचलित भेदभाव को समाप्त करने का प्रयत्न किया गया था। ठीक है, रिपन ने इल्बर्ट विधेयक पर हुए विवाद के कारण कार्यकाल पूरा होने से पहले ही जो है त्याग पत्र दे दिया था। इसके वजह से जो है फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा दी थी। किसने? फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने भारत के उद्धारक के रूप में जो है इसको इन्हें संज्ञा दी थी। किसने? फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में उत्पादन का कारक एक अधिकार में होते हैं? आंसर लगाएंगे पूंजीवादी। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है दोस्तों, कहता है कि निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त नहीं किया जा सकता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश बिल्कुल सही, राज्य के राज्यपाल सही, राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बिल्कुल सही है, राज्यों के मुख्यमंत्री को राष्ट्रपति नहीं बल्कि राज्य के राज्यपाल नियुक्त करते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। इसमें किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 164 के तहत। तो सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी प्रशांत महासागर का ज्वालावृत्त के अंतर्गत आता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जापान का फ्यूजियामा। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है दोस्तों, 95 नंबर, कहता है कि लोएस्ट चट्टान किस प्रकार की चट्टानों का उदाहरण है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 परतदार चट्टान की ये उदाहरण है। अगला प्रश्न की पर्ण 96 नंबर, कहता है कि पर्णवृंत यानी डैश एक अंग है। पर्ण का मतलब क्या होता है? पत्ता, और पत्ता किस में मिलेगा? सिर्फ पेड़ में। ऑप्शन नंबर 3 लगाइए। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिंक सल्फेट हेपेटाइट यानी जिसका रासायनिक सूत्र होता है ZnSO4 को आमतौर पर और किस नाम से जाना जाता है? सही आंसर लगाएंगे 97 का ऑप्शन नंबर 4 श्वेत तुतिया। अच्छा, नीला तुतिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो नीला तुतिया का जो होता है रासायनिक सूत्र होता है CuSO4, नोट करिएगा, CuSO4 × 5H2O। ठीक है, ध्यान में रखिएगा दोस्तों। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है CuSO4, नोट करिए, CuSO4 × 2H2O। अच्छा, बाकी बच गया एप्सम नमक। तो एप्सम नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है दोस्तों? तो एप्सम नमक का होता है MgSO4 × 7H2O। एक और इंपॉर्टेंट जान लीजिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो कि आ रहा है इसमें, नहीं तो नहीं है लेकिन ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन एग्जाम पूछता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है CuSO4 × 12H2O। और ध्यान में रखिएगा पर्ल एस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? K2CO3। और याद रखिए एक है फेरस सल्फेट, क्या है? फेरस सल्फेट, जिसको ऑयल ऑफ विट्रियोल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑयल ऑफ विट्रियोल भी हम कहते हैं। तो इसका रासायनिक सूत्र क्या हो जाता है? FeSO4 × 7H2O। ध्यान में रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 97 का 4 श्वेत तुतिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लाभकारी कीट नहीं है?
तो दीमक जो है दोस्तों लाभकारी कीट नहीं है। बाकी सारे तीनों के तीनों सही आंसर हो जाएगा, लाभकारी कीट है। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। कहता है कि एसी जनित्र को डेसी जनित्र में परिवर्तन करने के लिए क्या किया जाता है? तो आंसर लगाएंगे विभक्त विलय दिक् परिवर्तक का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किन्हें पादप जगत के उभयचरों के रूप में जाना जाता है? आंसर लगाएंगे उभयचर जो कि जल और थल दोनों पर है। आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 1 ब्रायोफाइटा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 101। कहता है कि चीनी के अल्कोहल के रूपांतरण की प्रक्रिया क्या कहलाता है? आंसर लगाएंगे किण्वन। इसका अगर रासायनिक सूत्र जानेंगे तो C12H22O11 चीनी का रासायनिक सूत्र है, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है कि संयोजी इलेक्ट्रॉन डैश मौजूद होते हैं कहाँ? तो संयोजी इलेक्ट्रॉन जो होता है दोस्तों परमाणु के सबसे बाह्य कक्षा में मौजूद होते हैं, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। आप उन दवाओं को क्या कहते हैं जो ग्राही की सतह पर आबंधित होकर के इसके प्राकृतिक कार्य में विरोध करते हैं, उत्पन्न करती है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उसे हम विरोधी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? विरोधी। ये सब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको हम क्वेश्चन से हट करके बता सकें। अगला प्रश्न है कि किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है? आंसर लगाएंगे मोल का। अगर मोल का हम फॉर्मूला जानना चाहें तो मोलों की जब संख्या निकालना होता है दोस्तों, तो मोलों की संख्या निकालने के लिए आपका फॉर्मूला हो जाता है मोलों की संख्या बराबर में दिया गया द्रव्यमान यानी स्मॉल m बटा में आणविक द्रव्यमान यानी कैपिटल M। ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछ देता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 104, 104 तो हो गया। 105 नंबर कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत और ऊर्जा प्रणालियों से संबंधित है? तो आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 1 फोटो वोल्टेविक प्रभाव। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 125 नंबर देखिए क्या कहता है। 125 नंबर प्रश्न है दोस्तों, कहता है कि बिग बैंग थ्योरी किससे संबंधित है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति से बिग बैंग थ्योरी ये संबंधित है। इसको जो है किसने दिया था? तो 1927 ईस्वी में जॉर्ज लैमेत्रे ने दिया था। किसने? जॉर्ज लैमेत्रे ने। अच्छा, बिग बैंग विस्फोट सिद्धांत जो है विस्तारित निहारिका परिकल्पना भी कहते हैं। इस सिद्धांत को और क्या कहते हैं? तो विस्तारित निहारिका परिकल्पना के भी नाम से इसे जाना जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 1927 ईस्वी में इसकी खोज की गई थी जॉर्ज लैमेत्रे के द्वारा। अगला प्रश्न है कि प्रति विषाणु को औषधियां बनाना प्रति जीवाणु को दवाइयों के मामले अपेक्षा अधिक कठिन है। क्यों? क्योंकि विषाणु जो है परपोषी मशीनरी का उपयोग करते हैं। सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर। अगला प्रश्न है कि किसी संगीत समारोह में सितार बजाने से पूर्व कोई सितार वादक तनाव को समायोजित करते हुए डोरी को उचित प्रकार से झंकुत करने का प्रयास करता है। ऐसा करके वह क्या समायोजित करता है? तो आंसर लगाइए ऑप्शन नंबर 3 सितार की डोरी की आवृत्ति को अन्य वाद्य यंत्रों की आवृत्ति के साथ ही समायोजित करता है। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 128 कहता है कि जब कोई पिंड मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरता है तो इसकी कुल ऊर्जा क्या हो जाती है? तो ये अचर होती है, ध्यान में रखिएगा। 128 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। क्यों? क्योंकि किसी भी तंत्र की कुल ऊर्जा हमेशा क्या होता है दोस्तों? संरक्षित होता है, ध्यान में रखेंगे। इसका अर्थ यह है कि सभी बिंदुओं पर स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योगफल सदैव समान होगा। गतिज ऊर्जा का जो है योगफल सदैव समान होगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है कि लाई डिटेक्टर उपकरण को किस रूप में जाना जाता है? तो लाई डिटेक्टर का मतलब क्या है? कि जो आपको झूठ को पता लगाने वाला मशीन। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 पॉलीग्राफ बोलते हैं इसको हम। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 130 नंबर क्या कहता है? कहता है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग सर्वाधिक आमतौर पर सौर सेलों में अर्धचालक के रूप में किया जाता है? तो अर्धचालक के रूप में कीजिए ना, ऑप्शन नंबर 1 लगाइए। क्या गैलियम और आर्सेनिक का उपयोग किया जाता है? अगला प्रश्न कि पारित तंत्र में एक पोषीय स्तर से अगले पोषीय स्तर तक स्थानांतरित होने के लिए उपलब्ध 10% ऊर्जा किस रूप से जाती है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 और रासायनिक रूप से ये जाती है, रासायनिक ऊर्जा के रूप से ये जाती है। अगला प्रश्न कि जलती हुई मोमबत्ती को कांच के जार से ढकने पर क्या होगा? तो जैसे ही कांच के जार से आप ढकेंगे ये मोमबत्ती बूझ जाएगी। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा।
पीतल किनका किनका मिश्रण है? तो पिताजी मैंने आपको ट्रिक बताया था। क्या बताया था? पिताजी। अगर आप भूल जाएंगे कभी तो आपसे लिखेंगे कि पीतल जो है पूछता है कि किसका किसका मिश्रण है, तो ताजी यानी तांबा और जिंक का। तांबा जिंक का जो है 30% होता है, जबकि तांबा का 70%। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 134 नंबर। और आज के सेंसन का लास्ट प्रश्न देखिए क्या कहता है। कहता है कि सोडियम एक अभिक्रियाशील धातु है जो कि खुले रखे जाने पर यानी किसके साथ अभिक्रिया करके एक विस्फोट के साथ आग पकड़ लेती है? तो सही आंसर हो जाएगा ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके विस्फोटक का जो है ये आग पकड़ लेती है। यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। उम्मीद करते हैं कि आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आए तो आप इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए और हमारे चैनल से कंटिन्यू जुड़े रहिए। अगला सेट हम कल खान सर का लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।